निसंदेह शीर्ष 3 योद्धाओं को और भी ज्यादा मिलेगा। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के समापन के बाद आपको उपहार मिलेंगे। उद्धरण चिन्ह भविष्यवक्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में सिर्फ युद्ध ही नहीं होते। हम पहले आपकी योग्यता, इरादे, साधना की समझ वगैरह की परीक्षा लेंगे। इसलिए धनी और शक्तिशाली परिवारों के योद्धाओं को कोई लाभ नहीं होगा। परीक्षा बेहद निष्पक्ष है। क्या आप सब तैयार हैं? भविष्यवक्ता ने शांति से पूछा। भविष्यवक्ता की बात सुनकर लोगों की आंखें चमक उठी। वे यूं ही लड़ने तो नहीं जा रहे थे। जिन लोगों को अपने परिवारों से बहुत कुछ मिला था, वे निराश दिख रहे थे। नियम उनके खिलाफ थे। इस समय आसमान से रोशनियां उतरी और लोगों को अपने सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। यह एक नकली दुनिया का दरवाजा था। इसी समय विशाल दरवाजे के आगे कई पत्थर के स्तंभ प्रकट हुए। नकली दुनिया का दरवाजा खुल गया है। जो लोग 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेंगे वे स्तंभों पर बैठे। भविष्यवक्ता ने शांतिपूर्वक आदेश दिया। प्रतिभागियों ने सिर उठाकर स्तंभों को देखा और फिर उन पर कूदकर बैठे। अब 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक शुरू होने वाली है। तुम्हारी आत्मा नकली दुनिया में प्रवेश करेगी और वहां तुम्हें तुम्हारा एक नया शरीर मिलेगा और तुम सब एक जैसे हो जाओगे। तुम्हारी शारीरिक शक्ति, आत्मिक शक्ति, तुम्हारी साधना का स्तर, तुम सबका स्तर बिल्कुल एक जैसा होगा। वहां सब कुछ तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करेगा। अंदर रहने के लिए तुम्हें ही शक्तियां प्राप्त करनी होंगी। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तुम केवल अपने आप पर ही निर्भर रहोगे। वहां तुम जो कुछ भी कर पाओगे वह तुम्हारे सबसे बुनियादी शरीर, तुम्हारी जागृत मार्शल स्पिरिट, तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारे इरादे पर निर्भर करेगा। क्या अब तुम तैयार हो? भविष्यवक्ता ने पूछा। उसकी बात सुनकर सभी गंभीर और आदरपूर्ण लग रहे थे। वे सोचने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। कोई भी निश्चित नहीं था। इधर दक्ष की आंखें चमक उठी और फिर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ लोग मशहूर होने वाले थे, कुछ लोग मरने वाले थे, कुछ लोगों के पास अद्भुत कौशल थे, कुछ के पास अद्भुत शाही हथियार थे। लेकिन नकली दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता था। वहां उनका कोई फायदा नहीं था। सब एक जैसे थे। ये तो बहुत ही उचित था। सभी लोग इससे सहमत थे। इधर भविष्यवक्ता ने अपना हाथ हिलाया और चमकदार रोशनियां प्रकट हुई, जिन्होंने स्तंभों को घेर लिया। दक्ष को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही हो। वह कांप उठा और उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी है। अगले ही पल दक्ष की आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमक उठी और दक्ष को लगा कि वह जमीन पर गिर गया है। दक्ष ने चारों ओर नजर घुमाई और पाया कि वह किसी दूसरी दुनिया में है। दक्ष ने अपना हाथ उठाया और महसूस किया कि उसके पास एक भौतिक शरीर है। दक्ष को ये शरीर उसके अपने शरीर जैसा लगा। मेरी ताकत, दक्ष ने हैरान होकर कहा। दक्ष ने अपने हाथ मोड़े और महसूस किया कि वह बेहद कमजोर है। इस नकली दुनिया में सब एक जैसे थे। वे साधना के स्रोत पर वापस लौट गए थे, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा था। इस नकली दुनिया में वे केवल अपनी जागृत मार्शल स्पिरिट, स्वभाव, प्रतिभा और इरादे पर ही निर्भर रह सकते थे। उनके पास और कुछ नहीं था। आकाशीय स्तर, दक्ष ने कहा। उसे एहसास हुआ कि उसके पास आकाशीय स्तर की ताकत है। वह बेहद कमजोर था, लेकिन आकाशीय स्तर क्यों? दक्ष ने सोचा। दक्ष ने अंदाजा लगाया कि महान दुनिया में आकाशीय स्तर को साधना का प्रारंभिक बिंदु माना जाता था। यही वह समय था जब योद्धाओं ने मानव और पृथ्वी सम्मेलन को समझा। वे उड़ सकते थे। उन्होंने पृथ्वी और आकाश की शक्ति को समझना शुरू किया। उनकी शुद्ध ऊर्जा वास्तविक हो गई और उनकी मार्शल स्पिरिट ने वास्तविक आकार लेना शुरू कर दिया। आकाशीय स्तर से लेकर ब्रह्मांडीय स्तर तक मुझे इसकी आदत नहीं है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। दक्ष ने शुरुआत से शुरुआत की थी। वह साधारण ऊर्जा के स्तर से लेकर ब्रह्मांडीय स्तर तक पहुंचा था, जबकि महान दुनिया में लोग आकाशीय स्तर से शुरुआत करके आगे बढ़े थे। हालांकि दक्ष को यकीन था कि महान दुनिया के असली प्रतिभाशाली लोग शुरुआत से ही सब कुछ शुरू कर सकते हैं और ऊपर उठ सकते हैं। यही तो भविष्यवक्ता देखना चाहता था कि वे फिर से कैसे उठेंगे। इधर असली दुनिया में भविष्यवक्ता हवा में खड़ा था और स्तंभों पर बैठे लोगों को देख रहा था। वहां हवा में एक आकाशीय पर्दा प्रकट हुआ जो नकली दुनिया के दृश्यों को दिखा रहा था। असली दुनिया के लोग नकली दुनिया में गए प्रतिभाशाली लोगों को साफ देख पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वे नकली दुनिया को अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हैं। वे साफ देख पा रहे थे कि नकली दुनिया में क्या हो रहा था। क्या यही भाग्य तकनीक है? एक बूढ़े आदमी ने आकाशीय पर्दे को देखते हुए कहा।
वह जानता था कि वहाँ सब कुछ नकली है, एक भ्रम है। हालांकि वहाँ मौजूद लोगों को सब कुछ असली लग रहा था। वे सबसे निचले स्तर पर लड़ रहे हैं। उनकी साधना का स्तर दबा हुआ है। उनके पास कोई कौशल या शक्ति भी नहीं है। किसी ने कहा, उनके पास अब कुछ भी नहीं है। उन्हें फिर से उठ खड़ा होना होगा। वे बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। ये बैठक का सबसे बुनियादी और साथ ही सबसे जटिल हिस्सा है। बहुत से लोग बाहर हो जाएंगे। किसी और ने कहा, भीड़ चर्चा कर रही थी। डिवाइन फायर सिटी से आई भीड़ भी आकाशीय पर्दे में भविष्यवक्ता की नकली दुनिया देख सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उनके सामने हो रहा हो। नकली दुनिया में कई योद्धा जानवरों से टकरा गए। कई अपनी विशेष शक्तियां खो देने से नाराज थे। कुछ लोग शक्तिशाली जानवरों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। एक भयानक चीख हवा में फैल गई जिससे भीड़ कांप उठी। उन्होंने एक स्तंभ के ऊपर देखा जहां कोई धीरे धीरे गिर पड़ा और उसकी ऊर्जा गायब हो गई। वह मर गया, भीड़ ने हैरान होकर कहा। जब भीड़ ने ये देखा तो उन्होंने सदमे से भौहें चढ़ा ली। क्या ये भ्रम नहीं था? वह व्यक्ति मरा क्यों था? उनके असली शरीर तो भ्रम में भी नहीं गए थे। भीड़ सोचने लगी, शक्तिशाली भ्रम वास्तविक दुनिया से जुड़े होते हैं। भविष्यवक्ता इतना शक्तिशाली है कि वह ऐसी चीजें रच सकता है। किसी ने कहा, लोगों के दिल तेजी से धड़कने लगे। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति पहले ही मर चुका था। कई लोगों ने कल्पना की कि अगर वे वहां होते तो उनके साथ क्या होता। मैंने सभी प्रतिभागियों को चेतावनी दी थी कि वे यहां मर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर वे सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बाहर कर दिया जाएगा तो उनका दृढ़ निश्चय ठीक नहीं है। लोगों को समझना होगा कि वे मर भी सकते हैं। भविष्यवक्ता ने शांति से कहा। उसकी बात सुनकर लोगों के दिल धड़क उठे। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग लेने वाले लोग प्रतिभाशाली और दृढ़ निश्चयी थे। अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति मरा था। नकली दुनिया के अंदर इस समय नकली दुनिया के अंदर दक्ष एक जंगल में था, जहां उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी समस्या यह नहीं थी कि उसकी साधना का स्तर सीमित था, न ही उसकी शारीरिक शक्ति सीमित थी, बल्कि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसकी यादें धुंधली थी। उसके मंत्र, कौशल और तकनीकें सब धुंधली थी। अगर उसे फिर से शक्ति प्राप्त करनी थी तो उसे बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करनी होगी, मानो उसका दिमाग पूरी तरह से खाली पन्ने में बदल गया हो। बेशक चित्र बनाने के लिए एक खाली पृष्ठ एकदम सही था। इस समय तेज हवा चलने लगी और हवा में कुछ पाश्विक ऊर्जा भर गई। पहले दक्ष के सामने ऐसी पाश्विक ऊर्जा बेहद कमजोर लगती थी, लेकिन इस समय उसे लगा कि यह शक्तिशाली है। अचानक दक्ष के सामने एक विशाल उड़ने वाला जानवर प्रकट हुआ और दक्ष को ठंडी नजरों से देखने लगा। वह खून का प्यासा लग रहा था। अरे नहीं, आकाशीय स्तर का जानवर और मेरे पास कोई मंत्र, कौशल या तकनीक भी नहीं है। दक्ष ने जानवर को ठंडेपन से देखते हुए सोचा। वह भागने लगा। वह जानवर से बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहता था। कुछ देर पहले वह खुद से साधना और परीक्षा पास करने के तरीके के बारे में सवाल पूछ रहा था। अब वह बस यही सोच रहा था कि कैसे बचे। इधर उस विशाल जानवर ने जोरदार दहाड़ लगाए और दक्ष की ओर झपट पड़ा। दक्ष ने दमनकारी ऊर्जाओं को महसूस किया। अचानक दक्ष की आंखें गहरी काली हो गई और उसके आसपास सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। यह उसकी डार्क मार्शल स्पिरिट थी। वह केवल अपनी मार्शल स्पिरिट द्वारा प्रदत्त मौलिक शक्ति का ही उपयोग कर सकता था। दक्ष ने शुद्ध ऊर्जा को संघनित किया और हवा में उड़ते हुए भागने लगा। हालांकि विशालकाय जानवर तेज था और अपने पंजे खोलकर दक्ष पर झपट पड़ा। भाई दक्ष, बाहरी दुनिया में दिया ने कांपते हुए कहा, कितना खतरनाक! क्या विशालकाय जानवर दक्ष को टुकड़े टुकड़े कर देगा? दिया ने सोचा। नकली दुनिया में दक्ष अचानक रुक गया और घूमकर बगल में चला गया। विशालकाय जानवर का पंजा दक्ष के पास से गुजर गया। दक्ष ने विशालकाय जानवर का पैर पकड़ लिया और अपनी भुजाओं में शुद्ध ऊर्जा को संघनित करके उसके पेट पर मुक्का मारा। विशालकाय जानवर गुस्से से चीखने लगा क्योंकि उसके पेट में एक छेद हो गया था। लेकिन इसी समय उसने ऊपर से दक्ष को धक्का दिया और दक्ष जमीन पर गिर गया। हालांकि वह जल्दी से वापस ऊपर आ गया और अपना सिर घुमाकर विशालकाय जानवर को देखा। विशालकाय जानवर ने अपने पंख फैलाए ऊपर उठा और उड़ गया। उड़ते हुए उसके शरीर से खून टपक रहा था। इधर दक्ष ने गहरी सांस ली। कितना खतरनाक! उसने सोचा भी नहीं था कि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक इतनी जटिल होगी। बेशक दक्ष को अब भी पूरा यकीन था कि वह पास हो सकता है। हालांकि उसके पास कोई मंत्र, कौशल या तकनीकें नहीं थी, फिर भी उसके पास अनुभव था। वापस शक्तिशाली बनना कोई समस्या नहीं होगी। फिर दक्ष आगे बढ़ता रहा, अब और भी दृढ़ निश्चय के साथ। हालांकि आकाशीय स्तर के योद्धा उड़ सकते थे,
फिर भी दक्ष की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि जंगल में बहुत सारे खतरनाक जानवर थे। अगर वह उन जानवरों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता तो वह मुसीबत में पड़ जाता। आकाशीय स्तर के योद्धा शुद्ध ऊर्जा को संगठित कर सकते हैं। शुद्ध ऊर्जा के अलावा वे युद्ध के लिए इरादे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं सिर्फ एक ही तरह का इरादा समझ पाऊं तो भी यह आसान होना चाहिए। दक्ष ने चलते हुए सोचा। अचानक उसकी मुलाकात एक और शक्तिशाली जानवर एक राक्षसी लोमड़ी से हुई। उसने उसकी आंखों में देखा और दक्ष को लगा कि वह किसी भ्रम में पड़ गया है। इधर राक्षसी लोमड़ी ने दक्ष को घूरा। दक्ष को अचानक एक दिव्य महिला दिखाई दी। वह शिवांगी थी। वह आश्चर्यजनक रूप से शिवांगी को वहां देख पाया। दक्ष ने अपने होंठ काटे और उसके होठों से खून निकलने लगा। शिवांगी हिमवंश। दक्ष को अचानक सब याद आने लगा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई। जैसे ही राक्षसी लोमड़ी उस पर हमला कर रही थी, वह एक कदम पीछे हट गया और अपनी मुट्ठी उठाकर राक्षसी लोमड़ी के सिर पर मुक्का मारा। दक्ष ने अपने होंठ काटे और उसके होठों से खून निकलने लगा। शिवांगी, हिमवंश। दक्ष को अचानक सब याद आने लगा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गई। जैसे ही राक्षसी लोमड़ी उस पर हमला कर रही थी, वह एक कदम पीछे हट गया और अपनी मुट्ठी उठाकर राक्षसी लोमड़ी के सिर पर मुक्का मारा। लोमड़ी का सिर फट गया और वह नीचे गिर पड़ा। फिर दक्ष दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ता रहा। उसे भविष्यवक्ता की दुनिया की कार्यप्रणाली को समझाना था, इसलिए खतरे की स्थिति में भी उसे समाधान ढूंढना था। अगर वह दूसरों की तुलना में जल्दी मजबूत नहीं हुआ तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। दक्ष जंगल में बेमतलब चलता रहा। उसे किसी लक्ष्य की नहीं बल्कि ताकत की जरूरत थी। उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा और उसके कपड़े जल्दी ही पूरी तरह फट गए। फिर भी वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। कुछ दिन बाद दक्ष ने जंगल में एक विशालकाय कछुआ देखा। वह आग उगल सकता था लेकिन बहुत धीमा था। दक्ष हवा की तरह आगे बढ़ा। वह तेज फुर्तीला और एक पंखुड़ी की तरह हल्का था। यही वह मंशा थी जिसका उसने इन दिनों अध्ययन किया था। वह केचुए के ऊपर उतर गया और शुद्ध अग्नि ऊर्जा से केचुए के शरीर पर हमला कर दिया। हालांकि हमले से वह विशालकाय केचुआ मरा नहीं। क्या अद्भुत बचाव है, दक्ष ने कहा। वह उछलकर दूर चला गया और तलवार की ऊर्जा से केचुए पर हमला कर दिया। केचुआ गुस्से से दहाड़ा। दक्ष ने उस पर कुछ बार तलवार ऊर्जा से हमला किया और थोड़ी देर बाद उस विशाल केचुए को मारने में कामयाब हो गया। फिर दक्ष एक गुफा में गया और पैर मोड़कर बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं शुद्ध ऊर्जा को संघनित कर सकता हूँ। मुझे कोई कौशल या तकनीक बनानी चाहिए। इससे मुझे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जब दक्ष आकाशीय स्तर का योद्धा था तो वह कॉस्मोस बर्निंग सन तकनीक और आकाशीय स्तर के शास्त्रों का उपयोग करता था। हालांकि अनुभव के कारण वह ऐसी ही तकनीक जल्दी बना सकता था। फिर भी वह एक और भी शक्तिशाली तकनीक बनाना चाहता था। वह धरती और आकाश की शक्ति को अवशोषित करना चाहता था, शुद्ध ऊर्जा को संगठित करना चाहता था और आगे बढ़ना चाहता था। इस तरह वह अन्य योद्धाओं का सामना कर पाएगा। इधर अन्य प्रतिभाशाली लोग भी शायद वही कर रहे थे जो दक्ष ने किया था। देर सवेर लड़ाइयाँ शुरू होने वाली थी और उनकी जान खतरे में पड़नी ही थी। उन्हें जल्द से जल्द मजबूत बनना था। भविष्यवक्ता ने उन्हें एक अनजान दुनिया में भेज दिया था और उनसे सब कुछ छीन लिया था। वे केवल अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प पर भरोसा करके और भी मजबूत बन सकते थे। दक्ष को नहीं पता था कि वह दुनिया बाहरी दुनिया के नियमों का पालन करती है या नहीं। शायद वह बस देखने में एक जैसी दिखती थी। आधे महीने बाद, हालांकि इस दुनिया में दक्ष का साधना स्तर बहुत कम था, फिर भी उसका अनुभव अपरिवर्तित रहा। दक्ष को एक नया कौशल विकसित करने में आधा महीना लगा। जैसे ही उसने 5 प्रकार की शक्तियों को अवशोषित किया, शुद्ध ऊर्जा को संघनित किया और अपनी शुद्ध ऊर्जा का उपयोग अपनी नसों को परिष्कृत करने के लिए किया तो गुफा में एक शक्तिशाली अवशोषण शक्ति प्रकट हुई। उसकी शुद्ध ऊर्जा और अधिक शक्तिशाली होगी। इस समय दक्ष ऊर्जा को अंदर बाहर कर रहा था। यही वह कौशल था जिसके बारे में उसने सोचा था। ताकतवर बनने के लिए शुद्ध ऊर्जा को संगठित करने के लिए 5 प्रकार की शक्ति को अवशोषित करना एक बेहतरीन तरीका था। कुछ दिन और बीत गए और दक्ष ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में रोशनी चमक रही थी। उसने एक अनिष्ट भाव से बिना किसी विचलित विचार के धरती के साथ एकाकार होकर अभ्यास किया था। वह 5 प्रकार की शक्तियों को ग्रहण कर सकता था और उनका प्रयोग अपने लिए कर सकता था। उसके नए कौशल में कुछ आक्रमण भी शामिल थे। अब वह इस दुनिया के जानवरों को आसानी से हरा सकता था। दक्ष अब 5 प्रकार की मंशा का उपयोग कर सकता था। दक्ष ने सोचा, मैं बाहर जाकर देखूंगा कि क्या मैं यहाँ एक बेहद मजबूत योद्धा बन सकता हूँ।
अब जब उसके पास कौशल और तकनीकों का एक सेट था तो वह जानना चाहता था कि इस परीक्षा को कैसे पास किया जाए। स्तर बढ़ाने के अलावा क्या उसे कुछ और करने की जरूरत थी? दक्ष ने सोचा। दक्ष गुफा से बाहर निकला और तेजी से आगे बढ़ा। वह जंगल को छोड़ना चाहता था। थोड़ी देर बाद दक्ष एक विशालकाय भयानक जानवर से टकराया जिसने उस पर जहर उगल दिया। दक्ष ने हवा का इस्तेमाल किया और हवा में विलीन हो गया। दक्ष ने हवा और तलवार की मंशा का इस्तेमाल किया। दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और एक तेज तलवार का इरादा विशालकाय जानवर से टकराया और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। चारों ओर खून फैल गया। फिर दक्ष ने उस विशालकाय जानवर का हृदय निकाला और उसकी शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। उसे अपनी ताकत बढ़ानी थी। उसे कोई चिंता नहीं थी। वह जानता था कि अपने साधना स्तर के बावजूद वह शुद्ध ऊर्जा की शक्ति का सामना कर सकता है। फिर दक्ष आगे बढ़ गया। जंगल बेहद विशाल था। दक्ष चलता रहा और साथ ही साधना का अभ्यास करना भी नहीं भूला। वह भयानक गति से शक्तिशाली होता जा रहा था। इस समय दक्ष को कुछ समझ आया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि अत्यंत शक्तिशाली योद्धा इतनी तेजी से प्रगति कर सकते हैं। इस दुनिया में दक्ष की साधना सीमित थी, लेकिन अपने अद्वितीय साधना अनुभव और समझ की क्षमताओं पर भरोसा करते हुए ऐसा लग रहा था कि उसकी साधना के स्तर के कारण कोई सीमा नहीं थी। एक आकाशीय स्तर के योद्धा के रूप में उसकी कोई सीमा नहीं थी। शक्तिशाली योद्धाओं के लिए अपने स्तर को बढ़ाना बेहद आसान था, जब तक कि वे महान सम्राट स्तर तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। इधर बाहरी दुनिया के लोग सब कुछ साफ साफ देख पा रहे थे। नकली दुनिया में फंसे सभी लोग कौशल और तकनीकें बनाने लगे और जानवरों को भी मारने लगे। कुछ लोग तेजी से आगे बढ़े, कुछ लोग धीरे धीरे। भीड़ को यह भी एहसास हुआ कि कुछ जानवर गुफाओं की रक्षा कर रहे थे, जिनमें योद्धाओं की मदद के लिए हथियार, कौशल, तकनीकें और खजाने मौजूद थे। हर जंगल में दर्जनों लोग थे। बेशक वहां से निकलने के रास्ते थे और हर एक रास्ते पर एक शक्तिशाली जानवर पहरा दे रहा था। बाहर निकलने के लिए उन्हें उन जानवरों से होकर गुजरना पड़ता था। हालांकि अभी तक कोई भी सफल नहीं हुआ था। बाहर निकलने के बाद कई लोग शक्तिशाली जानवरों के समूहों द्वारा घेर लिए गए थे और मारे गए थे। कुछ दिन बीत गए और आखिरकार कोई जानवरों के घेरे से आज़ाद होकर निकल पाया। ये कुछ लोगों का समूह था जिसमें कुछ भयानक योद्धा भी थे। इसके बाद कोई अकेला ही वहां से निकल गया। वह था श्रीकांत, डिवाइन क्षेत्र का प्रथम साधना सम्राट। वह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए था और विद्वान जैसा दिख रहा था। उसमें बुक मार्शल स्पिरिट थी और वह पवित्र शास्त्रों में सीखे सिद्धांतों का सख्ती से पालन करता था। एक शब्द और वह अनगिनत तलवारें छोड़ सकता था। जानवर उसे रोक नहीं सकते थे। इधर दक्ष भी दूसरे योद्धाओं से टकराया। उसे बाहर निकलने के रास्तों के बारे में पता चला। इस समय वह भी लोगों के एक समूह में शामिल हो गया। हमारे सामने घाटी है, हम वहां उड़ नहीं सकते, हमें पैदल चलना होगा। अगर हमें जंगल से निकलना है तो हमें वहां से होकर गुजरना होगा। वहां कई शक्तिशाली जानवर है। कुछ जानवरों में शीर्ष आकाशीय स्तर जितनी ताकत है। हालांकि जब हमारे पास ब्रह्मांडीय स्तर की ताकत थी तब हम उन्हें आसानी से नष्ट कर सकते थे, लेकिन अब वे हमें आसानी से मार सकते हैं। वहां पहले ही कुछ लोग मर चुके हैं, इसलिए हम एकत्र होने लगे हैं। किसी ने कहा उस आदमी का नाम विकास था। वह दुबला पतला लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक रही थी। वह किसी अलौकिक प्राणी जैसा लग रहा था। उसने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और दक्ष को भी अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। घाटी में रहने वाले जीव कितने शक्तिशाली हैं? इस समय किसी ने पूछा। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि शाइन की परीक्षा पास करने के लिए हमें जल्दी से जंगल छोड़ना होगा। चाहे ये खतरनाक ही क्यों ना हो, हमें जाकर जांच करनी होगी। क्योंकि हम पहले से ही एक बड़ा समूह है, इसलिए शायद दूसरे लोगों ने भी हमारे जैसा ही करने का सोचा होगा। हम ज़्यादा कमज़ोर नहीं हो सकते, वरना दूसरे समूह हमें ख़त्म कर देंगे। विकास ने कहा। मैं विकास से सहमत हूँ। हम इस जंगल में धीरे धीरे साधना कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते। हमें नहीं पता कि दूसरे लोग कितने शक्तिशाली हो रहे हैं। हो सकता है अगर हम बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए तो हमें बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि तब तक बहुत देर हो जाएगी। हमें जांच करनी होगी। किसी और ने कहा। वहाँ 7 लोग थे, लेकिन सभी ने अपनी साधना छुपाई थी। आखिरकार वे सभी शक्तिशाली थे और यह एक परीक्षा थी। कुछ लोगों के छिपे हुए इरादे थे। अपने साधना स्तर को छिपाना उनके लिए आसान था। वे प्रतिभाशाली थे। वे ऐसी छोटी छोटी चीजें आसानी से सीख सकते थे। वे यहाँ प्रतिस्पर्धी थे, सहयोगी नहीं।
उन्होंने गठबंधन बनाने पर सहमति जताई क्योंकि उन्हें इसकी सचमुच जरूरत थी। वे शायद अकेले जंगल से नहीं निकल सकते। चलो चल, दक्ष ने कहा। दक्ष की आंखें चमक रही थी। इस समय उसके पास 9वें आकाशीय स्तर की शक्ति थी। बेशक उसने भी दूसरों की तरह अपनी साधना का स्तर छिपा रखा था। चलो चलें, विकास ने सहमति जताते हुए कहा। इस समय विकास के ऊपर एक चमकती तलवार दिखाई दी। जब लोगों ने उस भयानक आकाशीय स्तर के हथियार को देखा तो वे चौंक गए। यह उनमें से कुछ को मार भी सकता था। मैं भाग्यशाली था, मुझे ये तलवार झील में मिली। ये तेज और बर्फ जैसी ठंडी है, मेरे लिए एकदम सही। विकास ने उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसके अलावा किसी और के पास भी एक बेहतरीन तलवार थी। जंगल में वह भी भाग्यशाली रहा था। जल्द ही वे सभी घाटी में प्रवेश करे और अचानक पार्श्विक ऊर्जा से भरी अत्यंत ठंडी हवा बहने लगी। सावधान रहो क्योंकि हम एक टीम है, इसलिए हमें सहयोग करना होगा। कौन बचाव करना चाहता है? विकास ने दूसरों से कहा। एक मजबूत दिखने वाला युवक आगे बढ़ा और बोला, मैं करूंगा। ठीक है, तुम हमारी रक्षा में मदद करो। मैं जल्दी से हमला करूंगा। और कौन जल्दी से हमला करके दुश्मनों को जल्दी से खत्म करने में मेरी मदद कर सकता है? विकास ने कहा, मैं करूंगा जिसके पास तलवार थी। उसने कहा, अच्छा हम आगे रहेंगे। कौन तेज है? विकास ने कहा, मैं। दक्ष ने कहा। दक्ष बाहर आया और बोला, मैं हवा के इरादे को नियंत्रित करता हूँ। ठीक है, तुम हमें कवर करो और जो हमारे जाल में से निकलकर आए उन्हें मार डालो। विकास ने कहा। उसने आगे कहा, आखिरी 2 के लिए जितना हो सके मार डालो। हमें नहीं पता कि हम पर क्या गुजरेगी, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा और अपने दुश्मनों को जल्दी से मारना होगा। फिर वे घाटी में 2 पंक्तियों में आगे बढ़ते रहे। जल्द ही उन्हें जानवरों का एक समूह दिखाई दिया। इतने सारे जानवर, यह सब 4थे या 5वां आकाशीय स्तर के जानवर हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। चलो उन्हें खत्म करें, विकास ने कहा। फिर सब लोग जल्दी से आगे बढ़ गए। इतने सारे जानवर, यह सब 4थे या 5वें आकाशीय स्तर के जानवर हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। चलो उन्हें खत्म करें, विकास ने कहा। फिर सब लोग जल्दी से आगे बढ़ गए। डिफेंडर्स अपनी फॉर्मेशन में रहो। अगर हम उन्हें घेर लें तो हम आसानी से जीत सकते हैं, विकास ने कहा। इधर घुसपैठियों को देखते ही जानवर दहाड़ने लगे। बचाव करने वाले युवक, जिसका नाम मुकुंद था, उसने अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय किया और एक विशाल ढाल प्रकट हुई। जानवरों के हमले उसकी ढाल पर टूट पड़े। विकास और विशाल तलवार वाले युवक ने दोनों तरफ के जानवरों को मारना शुरू कर दिया। विकास की तलवार में ठंडी ऊर्जा थी और युवक की तलवार में आग की ऊर्जा थी और उन्होंने जानवरों को टुकड़े टुकड़े करना शुरू कर दिया। हालांकि जानवरों की ऊर्जाओं ने आकाश को ढक लिया और समूह पर टूट पड़ी। दक्ष और बाकी लोगों ने भी जानवरों पर हमला करना और उन्हें कुचलना शुरू कर दिया। वे लगातार आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जानवरों के शरीर दोनों तरफ गिरते गए। लेकिन वे खुश नहीं दिख रहे थे क्योंकि वहां अभी भी कई जानवर मौजूद थे। उनकी आंखें बेहद ठंडी लग रही थी और वे समूह पर लगातार हमला कर रहे थे। आधे दिन बाद वे आखिरकार घाटी से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने आगे एक नदी और एक शहर देखा। वे सब खून से लथपथ थे। मुकुंद ने एक ग्रिफिन के कारण अपना एक हाथ भी गंवा दिया था। अगर वह जल्दी से आगे नहीं बढ़ता तो उसकी मौत हो जाती। आकाशीय स्तर के लोग आसानी से ठीक नहीं हो सकते थे। केवल स्वर्गीय योद्धा ही अपने खून से अपने शरीर के अंगों को वापस विकसित कर सकते थे। लगता है मैं 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक की चुनौती में असफल हो जाऊंगा, मुकुंद ने उदास स्वर में कहा। उसका एक हाथ कट गया था और वह घायल हो गया था। अब वह दूसरों से मुकाबला नहीं कर सकता था। हार मत मानो, भले ही हम घाटी से निकल आए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। चलो साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, विकास ने मुकुंद के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। विकास की बात सुनकर मुकुंद की आंखें चमक उठी और उसने दूसरों को देखा। अच्छा सुझाव है, चलो साथ में शहर चलते हैं, समय बर्बाद नहीं करते, किसी ने कहा। सबने सिर हिलाया और आगे बढ़ते रहे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और सोचा कि उनके पीछे ताकतवर जानवरों से भरी घाटी शायद कई लोगों को रोकने के लिए काफ़ी होगी। शहर में क्या है? दक्ष ने शहर की ओर जाने वाली प्राचीन सड़क को देखते हुए सोचा। वह ऊर्जा से भरी हुई थी। उस ऊर्जा में लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। वे सभी ज़्यादा बेफिक्र और खुश लग रहे थे। यह उस जंगल से बिल्कुल अलग था जहाँ से वे आए थे, जो ठंडा था। लेकिन क्या वह सचमुच एक खूबसूरत शहर हो सकता है? किसी ने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन चून की सड़क वहाँ थी, इसलिए वे उस पर चल पड़े।
दक्ष और उसका समूह रास्ते पर चलता रहा, लेकिन मुकुंद के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके पैर बहुत भारी थे। दक्ष रुक गया और मुकुंद की ओर देखा। उसने कहा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको हार मान लेनी चाहिए। मुकुंद ने दक्ष की तरफ देखा और मुस्कुराया। हालांकि वह संघर्ष करता हुआ दिख रहा था, वह समझ गया कि दक्ष क्या कहना चाह रहा था। वे 7 लोग थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे, फिर भी उन्हें साथ रहना था। खतरे की स्थिति में कोई उसकी परवाह नहीं करेगा, वे उसकी रक्षा करने से पहले अपनी रक्षा करेंगे। मुकुंद बेवकूफ़ नहीं था, उसका हाथ कट गया था। खतरे की स्थिति में वे उसके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालने वाले थे। दक्ष ने उसे चेतावनी दी थी, यह उसकी ओर से बहुत अच्छा था। धन्यवाद, और कुछ समय पहले मदद करने के लिए भी धन्यवाद। फिर भी मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मुकुंद ने दक्ष की ओर मुस्कुराते हुए कहा। जब ग्रिफिन ने उसका हाथ फाड़ दिया था, तब दक्ष ने उसे मारने में उसकी मदद की थी। दक्ष के बिना मुकुंद मर जाता, ये तो बस मेरा फर्ज है, दक्ष ने कहा। फिर वह मुड़ा और प्राचीन सड़क पर चलता रहा। वे तेजी से शहर के करीब पहुंच गए। शहर के प्रवेश द्वार के सामने पहुंचते ही सभी लोग रुके। विकास ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मुकुंद, आपको कैसा लग रहा है? क्या हम अब भी आपकी ढाल मार्शल स्पिरिट पर भरोसा कर सकते हैं? हालांकि शहर शांत और शांतिपूर्ण लग रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि वहां हमारा क्या इंतजार कर रहा है। विकास की बात सुनकर मुकुंद ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। उसने अपनी ढाल मार्शल स्पिरिट को सक्रिय किया और शहर में प्रवेश किया। बाकी लोग उसके पीछे शहर में घुस गए। शहर में चारों तरफ धुंध छाई हुई थी। शहर में कई गलियां और सड़कें थीं और अंधेरी इमारतें थीं। हर कोई घबराया हुआ लग रहा था। धुंध का शहर, यह एक बड़ा धुंध शहर है, विकास ने कुछ कदम चलने के बाद कहा। पूरा शहर धुंध से भरा हुआ था, मुख्य सड़क देखना भी मुश्किल था। धुंध का शहर, दक्ष ने हैरान होकर कहा। विकास की बात सुनकर दक्ष हैरान था। भविष्यवक्ता ने यहाँ धुंध का शहर बनाया था। क्या जंगल छोड़ने के बाद सब इसी धुंध के शहर में पहुंच जाएंगे? दक्ष ने सोचा, इसका क्या मतलब है? किसी ने पूछा भी को समझ नहीं आया। विकास हवा में ऊपर उठ गया। जब वह इमारतों की छत के बराबर पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वह आगे नहीं बढ़ सकता और उसने भय चढ़ा ली। विकास ने कहा, यह ना सिर्फ धुंध का शहर है बल्कि यहाँ उड़ना भी मना है। हम बस घूम फिर सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। फिर विकास ने भीड़ की ओर देखा और आगे कहा, आइए समूह में सामंजस्य बनाए रखें वरना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण चिन्ह, वास्तव में अब हमें पहले से कहीं अधिक एकजुट रहने की आवश्यकता है। किसी ने कहा, तो चलो चले देखते हैं ये कैसा धुंध शहर है। किसी और ने कहा। फिर वे सभी आगे बढ़ गए। सड़क बहुत चौड़ी थी क्योंकि वे उड़ नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें पैदल चलना पड़ा। उन्होंने कई रास्ते खोजे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। दहाड़ इस समय एक आवाज़ आई जिसे सुनकर भीड़ कांप उठी। दूर से कुछ तेज आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वे सभी रुक गए। आवाज़ें तेज होती जा रही थी। रास्ते में भयानक काली रोशनियां दिखाई देने लगी और राक्षसी इरादे हवा में भयानक रूप से भरने लगे। स्वर्गीय स्तर का जानवर, वह एक स्वर्गीय स्तर का जानवर है, किसी ने हैरान होकर कहा। रोशनी आग है, काली आग, यह एक राक्षसी शेर है। उसकी राक्षसी आग भयानक है। राक्षसी आग की गूढ़ ऊर्जा हमें आसानी से मार सकती है, किसी और ने कहा। इस समय लोगों के चेहरे मुरझा गए। राक्षसी शेर और भी पास आ रहा था। माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा था। मुकुंद, ढाल हमारी रक्षा करो, विकास ने चिल्लाते हुए कहा। विकास की बात सुनकर मुकुंद का चेहरा सख्त हो गया। हालांकि उसकी ढाल मार्शल स्पिरिट अभी भी आगे बढ़ रही थी और बड़ी होती जा रही थी। वह एक विशाल ढाल में बदल रही थी। राक्षसी शेर और करीब आ रहा था और अपने तेज पंजे दिखा रहा था। जैसे ही राक्षसी शेर का पंजा ढाल मार्शल स्पिरिट पर पड़ा तो हवा में चटकने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। चलो चलें, विकास ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। वह मुड़ा और तेज गति से भागने लगा। बाकी लोग भी बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ गए और मुकुंद को छोड़कर भाग गए। नहीं, मुकुंद ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मुकुंद ने शुद्ध ऊर्जा छोड़ी और अपनी ढाल को फिर से सघन किया। हालांकि 7वें आकाशीय स्तर की ताकत से वह उस स्वर्गीय स्तर के जानवर का विरोध नहीं कर सकता था। राक्षसी शेर आगे बढ़ते रहा और उसने उसकी ढाल को नष्ट कर दिया। ये देखकर मुकुंद हताश दिख रहा था। उसे लग रहा था कि वह मरने वाला है। लेकिन इसी समय एक तेज हवा चलने लगी। मुकुंद को लगा कि तेज हवा उसे पीछे की ओर ले जा रही है। उसे ठंडा पसीना आ रहा था। उसने मुड़कर दक्ष को देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। धन्यवाद,
मुकुंद ने कहा। मुकुंद उलझन में लग रहा था। वह लगभग मर ही गया था और बाकियों ने उसे छोड़ दिया था। हालांकि दक्ष ने मुकुंद को नहीं छोड़ा। उसने मुकुंद को बचा लिया। इधर राक्षसी शेर भागता रहा और दक्ष का पीछा करता रहा। दक्ष बहुत तेज था और जल्दी ही बाकियों के पास पहुंच गया। तुम क्या कर रहे हो? उन लोगों ने गुस्से से कहा। वे सब गुस्से में थे। दक्ष राक्षसी शेर को सीधे उनकी ओर खींच रहा था। मैं राक्षसी शेर को मारना चाहता हूं, दक्ष ने उदासीनता से कहा। उसकी बात सुनकर लोगों की आंखें सोच में चमक उठी। अगर वे हाथ मिला लें तो वे राक्षसी शेर को मार सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत कौन करेगा। मुकुंद एक आदर्श उदाहरण था। सभी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे छोड़ दिया था। लोग अपनी जान की परवाह ज्यादा करते थे। ठीक है, चलो मिलकर उसे मार डालते हैं, विकास ने चमकती आंखों से कहा। उसने आगे कहा, चलो हाथ मिलाते हैं। क्या तुम अब भी बचाव कर सकते हो? मुकुंद, हम सब हाथ मिलाएंगे और एक ही वार में राक्षसी शेर को मार डालेंगे। मुकुंद उसकी दृष्टता पर आश्चर्यचकित था, लेकिन दक्ष ने सिर हिलाया। इसलिए मुकुंद ने कहा, ठीक है। इसके बाद मुकुंद ने अपनी ढाल मार्शल स्पिरिट को फिर से मुक्त कर दिया। साथ ही उसने शुद्ध ऊर्जा को संघनित किया। दक्ष रुक गया क्योंकि मुकुंद के सामने एक विशाल ढाल प्रकट हुई। हवा में भयानक ऊर्जा फैलने लगी। इधर राक्षसी शेर ने उन्हें पकड़ लिया और उसकी शक्ति उन पर टूट पड़ी। ढाल पर दरारें पड़ गई। लेकिन इसी समय विकास ने भी एक तरफ से हमला कर दिया और तलवार लिए युवक ने दूसरी तरफ से हमला किया। मरो, तलवार लिए युवक ने चिल्लाते हुए कहा। उसने राक्षसी शेर के पैर काट दिए जिससे वह अपंग हो गया। दहाड़ राक्षसी शेर ने भयानक दहाड़ लगाए और काली लपटें उगल दी। जम जाओ, विकास ने चिल्लाते हुए कहा। काली आग जम गई और रुक गई। फिर वे सभी राक्षसी शेर के ऊपर हवा में ऊपर उठ गए। दक्ष भी हवा में था। वे इमारतों जितनी ऊंचाई तक उड़ सकते थे और चमकी शेर की ऊंचाई आधी ही थी, इसलिए वे उसके ऊपर रह सकते थे। इस समय आकाश से एक पवन तलवार गिरी और राक्षसी शेर का सिर कट गया। शेर जोर से दहाड़ा और फिर गायब हो गया। इसी समय दो रोशनियां दक्ष की ओर बढ़ी। दक्ष ने अपना हाथ उठाया और उन रोशनियों को पकड़ लिया। ये देखकर बाकी लोग चौंक गए और दक्ष को घूरने लगे। राक्षसी शेर गायब हो गया था। अब किसी को चिंता नहीं थी। वे सभी दक्ष को देखने लगे। दक्ष, वह क्या था? हमें दिखाओ, विकास ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष ने राक्षसी शेर को मारने का प्रस्ताव रखा था और उसने आखिरी हमला किया। ये चीज उसकी है, उसे इसे सबको दिखाने की जरूरत नहीं है, मुकुंद ने ठंडे स्वर में कहा। इसी समय एक तलवार की रोशनी दक्ष की ओर बढ़ी। ये देखकर दक्ष चौंक गया और उसने अपना हाथ हिलाया। तलवार की रोशनी नष्ट हो गई और गायब हो गई। इधर मुकुंद ने तलवार वाले युवक को देखा जिसने दक्ष पर हमला किया था। फिर उसने दक्ष की ओर देखा और कहा, दक्ष तुम्हें। हालांकि विकास की तलवार की रोशनी मुकुंद की ओर बढ़ी और मुकुंद गायब